नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और इसके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में देते हैं। तो अगर आपको जीव विज्ञान के कक्षा 11वीं और 12वीं के अध्यायों को पढ़ना है और उसके नोट्स आपको हिंदी में लेने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हम कक्षा 11वीं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो है हम कक्षा 11वीं को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम कक्षा 11वीं को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में क्या पढ़ रहे हैं? हम जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको भाग 7 तक पढ़ा दिया है। आज मैं भाग 8 आपको पढ़ाऊँगा। ये अध्याय जो है थोड़ा लंबा है, जिसकी वजह से जो है इसमें 10 से 11 भाग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हर भाग को अच्छे से पढ़िएगा। तो कल जो है मैंने आपको कवक जगत के बारे में बताया था, ठीक है, कि कवक जगत क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, कवक जगत के अंदर कौन कौन से कवक होते हैं। कवक जगत के अंदर 4 कवक होते हैं, प्रमुख रूप से 4 कवक होते हैं, ठीक है। जिसमें कि आज हम फाइकोमाइसीटीज कवक और एस्कोमाइसीटीज कवक को पढ़ेंगे, ठीक है। और कल जो है हम इसके बाद जो है हम भाग 9 में जो है हम बेसिडोमाइसीटीज और डिट्रोमाइसीटीज को पढ़ेंगे। बेसिडोमाइसीटीज और डिट्रोमाइसीटीज जो है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, तो उनमें जो है थोड़ा अधिक टाइम लगेगा, जिसके कारण जो इस आज के भाग में जो है मैं आपको सिर्फ फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने चारों को एक साथ पढ़ाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से तो मैं जो है दो जो बचेंगे बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज, इसको जो है मैं आपको अगले भाग 9 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस भाग में हम फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले भागों को नहीं देखा है, पहले आप उन भागों को अच्छे से देखें, भाग 1 से लेकर 7 तक, फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो इससे पहले वाले भाग में मैंने पढ़ाया था आपको कवक जगत। तो आज हम कवक जगत के अंदर जो 4 कवक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। कवक के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से आज हम 2 प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज के सदस्य जलीय आवासों में, नम स्थानों में और सड़ी गली लकड़ी या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, आज मैं जो है हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करूंगा, जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको जो क्या किया मैंने लाल अक्षर से जो है डिनोट कर दिया है, ठीक है। रेड लेटर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। आप जो भी रेड लेटर से हाईलाइट है उसको अच्छे से लिख लोगे कॉपी में सारी चीज़ों को, उसको जो है अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं इनको आप कॉपी में लिख लोगे और जो भी मैंने लाल अक्षरों से डिनोट किया हुआ है उसको अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। फाइकोमाइसीटीज के सदस्य जलीय आवासों में, नम स्थानों में और सड़ी गली लकड़ी पर या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज के अंदर जितने भी कवक होंगे, ठीक है, वो कहाँ पाए जाएंगे? जलीय आवासों में, मतलब जहाँ जल होंगे, जहाँ पानी होंगे, झील होंगे, वहाँ पाए जाएंगे। नम स्थानों में, जैसे देखते होंगे आप बारिश के टाइम में नम स्थान मतलब जब नमी आ जाती है, ठीक है, या पानी के किनारे अगर कोई लकड़ी वकड़ी रखी रहती है बहुत दिनों तक, तो उसमें क्या होता है, कवक जो होता है वो आने लगते हैं, कवक जो है उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तो वो कवक जो है कैसे उत्पन्न होने लगते हैं? क्योंकि वो नम स्थानों पे वो लकड़ी पड़ी हुई है, जिससे कि वो लकड़ी सड़ने गलने लगती है। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि कवक में कैसे कैसे क्या होते हैं, कवक में कौन कौन से लक्षण होते हैं, पहले आप उनको देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो फाइकोमाइसीटीज के सदस्य क्या होते हैं? फाइकोमाइसीटीज के अंदर जितने भी कवक पाए जाएंगे वो क्या होंगे? वो जलीय आवास होंगे, मतलब वो जल में रहेंगे, ठीक है, नम स्थानों में रहेंगे, जैसे सड़ी गली लकड़ी पे या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बरसात के समय में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो लकड़ियां देखते होंगे आप घर के बाहर रखी हुई रहती है, या बगीचे में कुछ लकड़ियां रखी हुई होती है, या पेड़ पौधे जो होते हैं, आम वगैरह के जो पेड़ होते हैं, उस पर भी देखते होंगे आप कभी कभी कवक आ जाते हैं, ठीक है। कवक आ जाते हैं तो वो क्यों होते हैं? तो वो कौन से कवक होते हैं? तो वो फाइकोमाइसीटीज के कवक होते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज के सदस्य होते हैं। पेड़ पौधों पर जो सड़ी गली लकड़ियों पर जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? फाइकोमाइसीटीज के सदस्य होते हैं, ठीक है। कवक जाल अपटीय और बहुकेंद्रित होते हैं, ठीक है। कवक जाल जो होते हैं, कवक जाल क्या होते हैं? अपटीय होंगे या बहुकेंद्रित होंगे, ठीक है। अपटीय क्या होते हैं? देखिए यहाँ जो मैंने 2 फिगर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, ये जो 2 फिगर दिखाया हुआ है मैंने आपको, इसमें देखिए, जैसे ये है, इसमें
पहले वाले फोटो में, पहले वाले फिगर में जो है, पहले वाले चित्र में जो है, हमने बीच में जो कोई लाइन नहीं दिया और यहाँ पे जो देखिए एक केंद्रक हो गए, ये दो केंद्रक हो गए और ये तीसरा केंद्रक हो गया। ऐसे बहुत सारे केंद्रक होंगे, ठीक है, जिसके कारण ये बहुकेंद्रीकृत होंगे, लेकिन ये अपट्टीय होंगे, मतलब पार्ट में बटे हुए नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इसके बीच में लाइन नहीं होगा, जैसे जैसे देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं होंगे, ये लाइन क्या होंगे, नहीं होंगे इसमें, तो इसलिए ये क्या हो गए, अपट्टीय हो गए, ठीक है। और जो पट्टीय होंगे, जो पट्टीय होंगे उसमें क्या होंगे, बीच बीच में लाइन होंगे और वो भी बहुकेंद्रीकृत होंगे। तो कवक जाल, जो फाइकोमैसिलीज के जो कवक जाल होते हैं उसमें क्या होंगे, वो अपट्टीय होंगे और बहुकेंद्रीकृत होंगे, ठीक है। क्या होंगे, अपट्टीय होंगे और बहुकेंद्रीकृत होंगे। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। फाइकोमैसिटीज में जो है अलैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो अलैंगिक जनन होगा, ठीक है, जो इसमें अलैंगिक जनन होगा वो किसके द्वारा होगा, चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। फाइकोमैसिटीज में जनन जो है वो चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा, और कैसा जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा, ठीक है। तो फाइकोमैसिटीज में अलैंगिक जनन होगा और अलैंगिक जनन जो है चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। ये बीजाणु धानी अंतरजात रूप से दो युग्मकों को संलयन से युग्माणु बनाते हैं, ठीक है। ये बीजाणु क्या करते हैं, धानी अंतरजात, मतलब अंतरजात रूप से जो है दो युग्मक, मतलब दो युग्मक, जो नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा, उनके संलयन से युग्माणु बनाते हैं, जो कि बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं। और कहाँ उत्पन्न होते हैं वो, बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। देखिए समयुग्मकी मतलब क्या हो गया, कि जो इनमें जो युग्मक होंगे, दो युग्मक जैसे होंगे, तो दोनों अगर रूप मतलब वो बाहर से आकार से एक जैसे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, समयुग्मक होंगे, मतलब एक जैसे जो दिखेंगे बाहर से आकारिक रूप से वो समयुग्मक होंगे। तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, एक जैसे जो दिखेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, समयुग्मकता कहेंगे, ठीक है। और अगर भिन्न होंगे, ठीक है, जैसे दो युग्मक है, ठीक है, दो युग्मक हैं और दोनों क्या है, आकार में भिन्न है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, असम युग्मकी अथवा विषम युग्मकी कहेंगे, ठीक है। तो जो दो भिन्न प्रकार के जो युग्मक होंगे उसको क्या कहेंगे, असम युग्मकी हो सकते हैं अथवा वो विषम युग्मकी हो सकते हैं। और जो समान युग्मकी होंगे, मतलब दो युग्मक है और दोनों समान है, रूपरेखा में समान है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समयुग्मकता कहेंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, समयुग्मकता होंगे। कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे देखिए फाइकोमैसिटीज के जो सामान्य उदाहरण है वो क्या है, म्यूकर है, ठीक है, राइजोपस, ब्रेड मॉल्ट। आप लोग कभी देखते होंगे ब्रेड लाते होंगे या रोटी है, ठीक है, रोटी जब हमारे किचन में 2-3 दिन तक रह जाता है, ठीक है, हमारे किचन में जब रोटी 2-3 दिन तक रह जाता है, क्या होता है ना, रोटी पे उजला उजला जो है फुफुंदी जैसा आ जाता है, ठीक है। तो वो फुफुंदी जो होता है वो क्या होता है, राइजोपस होता है, जिसको कि ब्रेड मॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो किसका सदस्य होंगे, वो जो कवक होंगे वो भी क्या एक तरह से कवक है, ठीक है। रोटी पर जो होते हैं, रोटी पर जो उजला उजला जैसा हो जाता है वो क्या होता है, वो कवक होता है, ठीक है। और वो कवक किस कवक के प्रकार में आएंगे, तो फाइकोमैसिटीज के कवक होंगे, ठीक है, फाइकोमैसिटीज के अंदर आने वाले कवक होंगे, ठीक है। एल्बुगो सरसों पर परजीवी कवक, जैसा कि इससे मैंने पहले आपको बताया था कि सरसों परजीवी जो होते हैं, जो कवक परजीवी होते हैं, वो क्या होते हैं, सरसों के जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों पे उजले उजले धब्बे जैसे हो जाते हैं, जो कि सरसों के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्बुगो कहते हैं। और वो भी कवक किसके अंदर आते हैं, फाइकोमैसिटीज के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं, फाइकोमैसिटीज के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि सरसों पर जो परजीवी कवक होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, तो आप क्या बताओगे, फाइकोमैसिटीज के सदस्य होते हैं। इसमें भी देखिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे कि कवक जाल कैसे होते हैं, तो कवक जाल फाइकोमैसिटीज के कवक जाल कैसे होते हैं, फाइकोमैसिटीज के कवक जाल अपट्टीय होते हैं, ठीक है, और बहुकेंद्रीकृत होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा फाइकोमैसिटीज में जनन कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, फाइकोमैसिटीज में जनन अलैंगिक होता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपको फाइकोमैसिटीज में जनन अलैंगिक जनन किस बीजाणु के द्वारा होता है, तो आप क्या बताओगे, चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु के द्वारा होता है, ठीक है, चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु के द्वारा होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें पूछा जा सकता है आपको फाइकोमैसिटीज में जो युग्मकों की आकार की होगी अगर एक जैसी होगी तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको समयुग्मकता कहेंगे। तो आप जितने भी मैं आपको लाइन लिखाता हूँ और जितने को भी मैं लाल अक्षरों से हाईलाइट करता हूँ वो सब क्या, वो सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, वो सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ सामान्य उदाहरण जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूकोर, राइजोपस, ठीक है, और एल्बुगो, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हो कि अब देखते हैं हम लोग एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, ठीक है, ये जो है
कवक जगत के दूसरे प्रकार हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से सदस्य आएंगे हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एस्कोमाइसीटीज को आमतौर पर थैली फंजाई के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। थैली फंजाई के रूप में भी जाना जाता है। एस्कोमाइसीटीज को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो थैली फंजाई के रूप में भी जाना जाता है। एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय भी होते हैं। एस्कोमाइसीटीज जो है वो एक कोशिकीय भी होंगे या बहुकोशिकीय भी होंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण खमीर, जैसा कि इससे पहले वाले भाग में मैंने बताया था आपको कि खमीर क्या है, तो खमीर क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है। और पेनिसिलियम क्या है, बहुकोशिकीय है। पेनिसिलियम क्या था, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है, जो कि ठीक है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलियम था। और खमीर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो खमीर का उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं, ठीक है, वाइन बियर बनाने में करते हैं। तो इनका जो उपयोग है खमीर का बहुत सारी चीज़ों में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो और पेनिसिलियम का है, पेनिसिलियम है हमारे लिए एंटीबायोटिक, ठीक है। तो क्या है कि आमतौर पर देखिए एस्कोमाइसीटीज क्या है, आमतौर पर इसको थैली फंजाई कहते हैं और इनमें एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय जीव दोनों होंगे, ठीक है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलार्गी। समलार्गी क्या होता है, गोबर पर उगते हैं कभी, जिसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कवक जो है, जो गोबर जो है हमारे आसपास जो गाय भैंस की गोबर होती है, ठीक है, उनको जब हम फेंकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत दिन तक रहता है। तो उस पर देखते होंगे एक छाता जैसा जो होता है, कवक उग जाता है, ठीक है, छत्रक रूपक कवक उग जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गोबर छत्ता कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, और भी कुछ कहते होंगे। तो गोबर के ऊपर जो कवक उग जाता है उसको क्या कहते हैं, समल लार्गी कहते हैं, ठीक है, समल रागी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एस्कोमाइसीटीज क्या होता है, ये तो मृतजीवी होते हैं, मरे हुए चीज़ों पे, मतलब जैसे कोई आप मान लीजिए जंतु मर गए, ठीक है, जंतु की मृत्यु उनके ऊपर होंगे, ये अपघटक हो। समल रागी होंगे, समल रागी क्या होते हैं, तो जो गोबर पे उगते हैं और जिनको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में गोबर छत्ता भी कहते हैं, ठीक है। कवक जाल शाखित तथा पटिये होते हैं। कवक क्या होंगे, जाल शाखित होंगे, मतलब उनमें बहुत सारे शाखा होंगे और वो पटिये होंगे। पटिये जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे देखिए फिर से यहाँ आप कि पटिये होंगे। पटिये क्या होंगे, मतलब जैसे एक कवक है उसका बहुत बड़ा जो है क्या है, कोशिका है। कोशिका में जो केंद्रक होगा वो विभाजित होगा अगर, ठीक है, कोशिका में जो केंद्रक होगा, हर केंद्रक के बीच में एक विभाजन होगा तो उसको क्या कहेंगे लोग, पटिये कहेंगे। और अगर विभाजन नहीं होगा, ठीक है, सारे केंद्रक जो है एक ही लाइन में होंगे और उनके बीच कोई दीवार नहीं होगी, कोई विभाजन करने के लिए नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, अपटिये होंगे। और जिनके बीच दीवार होंगे, मतलब जिनको विभाजित किया जाए, वो पटिये होंगे, ठीक है। तो अगर एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हैं, ठीक है, और सारे केंद्रक जो है विभाजित रूप में है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पटिये कहेंगे। और अगर विभाजित नहीं है तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, अपटिये कहेंगे, ठीक है। तो एस्कोमाइसीटीज में जो कवक, एस्कोमाइसीटीज में जो होंगे वो क्या होंगे, पटिया होते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज में क्या होंगे, जो बहुकेंद्रित होंगे वो पटिये होंगे, ठीक है। तो कवक जो है जालाशाखित होते हैं तथा पटिये होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। कोनिडिया जो है अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी की किताब में देखोगे फिगर, तो आपको वहां इन सारी चीजों की फिगर मिल जाएगी, ठीक है, चित्र मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां भी देखो जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसके बाद आप एनसीईआरटी को भी देखा करो, मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मैं यहाँ पे गलत हूं, ठीक है, जिससे कि मैं आपको उसको फिर से अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए मैं यहाँ जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको विस्तार में पढ़ना है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक आप विस्तार में पढ़ाओ, तो मैं उस टॉपिक को जो है, उस चीज़ को जो मैं आपको बहुत विस्तार में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको उस चीज़ का हर एक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कनोडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं, ठीक है। कनोडिया क्या होता है, अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक्सोमाइसीटीज में जो है, एस्कोमाइसीटीज में लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ अलैंगिक जनन था, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज में क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना अलैंगिक जनन। फाइकोमाइसीटीज में क्या था, सिर्फ अलैंगिक जनन था। लेकिन एस्कोमाइसीटीज में क्या है, एस्कोमाइसीटीज में अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों है, ठीक है। तो एस्कोमाइसीटीज में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों है, तो इसमें दोनों अलग अलग तरीके से होंगे। अलैंगिक जनन अलग तरीके से होंगे और लैंगिक जनन अलग तरीके से होंगे। तो अब इनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, ठीक है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल, ठीक है, जो कि विशिष्ट कवक जाल जो होते हैं, जो कवक के चारों ओर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कवक जाल। तो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिड्यद कहते हैं, पर बाह्यजात रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बाह्यजात रूप से उत्पन्न होते हैं, मतलब बाहर से जो है ये उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो अलैंगिक बीजाणु क्या होंगे, कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कि कोनिडिम धड़ कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कोनिडिम धड़ कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बहिर्जात रूप से मतलब बाहरी रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
अलैंगिक जनन तो वाजिब सी बात है बाहरी रूप से उत्पन्न होंगे। लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु होते हैं, ठीक है। लैंगिक बीजाणु क्या होते हैं? एस्कस बीजाणु होते हैं, ठीक है। लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं हम लोग? एस्कस बीजाणु कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं? कनोडिया होते हैं जो विशिष्ट कवकजात जिसे कोनिडिनधर कहते हैं, ठीक है, पर बहिर्जालित रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक। एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन किस रूप से उत्पन्न होते हैं? बहिर्जात से उत्पन्न होते हैं, और जो लैंगिक जनन होंगे वो क्या होंगे? अंतर्जात से उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु कहते हैं। लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं हम लोग? एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये बीजाणु कहाँ होंगे? तो थैलिसम जो होंगे उनके अंदर एस्कस, थैलिसम एस्कस जो होंगे उसमें अंदर अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, मतलब अंदरूनी रूप से अंदर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जिन्हें एसाई एक वचन एस्कस कहते हैं, ठीक है। जिन्हें एसाई एक वचन एस्कस कहते हैं, ठीक है। ये एसाई विभिन्न प्रकार के फलने वाले पिंडों में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें एस्कोकार्प्स, ठीक है, एस्कोकार्प्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प्स कहा जाता है। क्या होता है कि ये एसाई जो एक वचन एस्कस होते हैं ये विभिन्न प्रकार के फलने वाले पिंडों में, फलने वाले फूलों में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें कि एस्कोकार्प्स कहा जाता है, ठीक है। जिन्हें क्या कहेंगे हम लोग? एस्कोकार्प्स कहेंगे, ठीक है। कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए कुछ उदाहरण है जैसे एस्परजिलस, ठीक है। क्या है? पहला उदाहरण क्या है? एस्परजिलस, ठीक है। दूसरा उदाहरण है क्लेविस्प, और तीसरा उदाहरण न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा का जो है बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा में जो क्या होगा? बहुत ज्यादा उपयोग होगा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवांशिक कार्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैव रासायनिक, मतलब जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रिया होती है उनमें क्या किया जाता है? न्यूरोस्पोरा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आनुवांशिक कार्य, ठीक है। आनुवांशिक कार्य जैसे डीएनए होता है, डीएनए का संलयन कर, डीएनए के बारे में पढ़ने में, उनका अध्ययन करने में भी, आनुवांशिक कार्यों में भी इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। किनका उपयोग किया जाता है? न्यूरोस्पोरा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और मॉडिल और ट्रॉफिल जैसे कई सदस्य खाने योग्य होता है, और इनमें जो मॉडिल और ट्रॉफिल सदस्य होंगे, ठीक है, इनके अंदर जो मॉडिल और ट्रॉफिल जैसे सदस्य होंगे इनका उपयोग किसमें किया जाता है? खाने में किया जाता है। और ये क्या होता है? बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन इनको माना जाता है, ठीक है। इनको जो है क्या होता है? बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं पे रहने देते हैं अपना टॉपिक। कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल जो हम लोग बेसिटोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज पढ़ेंगे जो कि इनसे 2 गुना बड़े होंगे, ठीक है। इसीलिए जो है उनको आज मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, इस भाग में हमने उसको नहीं जोड़ा। अगर उसको भी इस भाग में हम जोड़ते तो वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इसमें पढ़ लिए, तो आप जो है इनका जितना भी मैंने लाल अक्षर से हाईलाइट किया वो सब क्या आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। सारे लाइन को लिखो, और जिसको मैं लाल अक्षर से हाईलाइट करता हूँ या हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूँ तो उनको क्या है आप अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। तो अंडरलाइन करने से क्या होगा? आपको पता रहेगा कि ये वर्ड जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये शब्द क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, तो मैं अगले वीडियो में जो है उसको आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। ये मैं जो इस अभी जो है मैं आपको एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको आप चाहते हो मैं इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। फिर मैं आपको इसको और भी विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा, जो कि नीट वगैरह में, जो नीट के एग्जाम होते हैं उसमें भी काम आएंगे आपको। ये भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी नीट के एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये ज्यादातर जो है मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ ये ज्यादातर आपके बिहार बोर्ड जो होंगे, ठीक है, या झारखंड बोर्ड हो गए या यूपी बोर्ड हो गए, उनमें जो है इनके जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको बोर्ड को लेकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके बोर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नीट के लिए भी मैं लेक्चर तैयार करूँ तो मैं नीट के लिए भी अलग से लेक्चर तैयार करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।